हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं देबांजन बिस्वास जी, जिन्होंने वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस 2019 के ग्रुप ए सर्विसेज में रैंक 7 हासिल की है एंड इनकी पहली प्रेफरेंस थी एग्जीक्यूटिव एंड होपफुली ही विल गेट अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस। Welcome Debanjan to Study IQ and lots of congratulations. Thank you for giving me this opportunity to express my views. देबांजन, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं रहता हूँ बढ़मपुर मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल की, और मैं अपना 10th की बोर्ड एग्जाम दिया था सारगाछी रामकृष्ण मिशन से। उसके बाद मेरा 12th की बोर्ड एग्जाम में गोड़ाबाजार ईश्वर चंद्र इंस्टीट्यूशन से दिया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया जयगंज श्रीपद सिंह कॉलेज से मैथमेटिक्स में, और देन मैं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी से मैथमेटिक्स में 2017 में। आपने मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ये सिविल सर्विसेज का आइडिया कैसे आया? मैं जब मैथमेटिक्स में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, उसके लास्ट में ही मेरा थॉट आया कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, और जब करना चाहिए तब क्यों ना बड़ा सोचे, और ऐसा कि जिसमें बड़ा भी हो और जो लोगों के पास जाने की जो मेरा इच्छा था उसका भी फुलफिलमेंट हो, इस तरह की। सो मैंने देखा कि सिविल सर्विस ऐसा ऑप्शन है जिससे मेरा सब कुछ ही एक साथ कवर हो सकता है। देबांजन, आपको कुछ बहुत बड़ा करना था और लोगों की कुछ मदद करनी थी, और बिल्कुल ये सर्विस आपकी दोनों ही एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगी। देबांजन, इस एग्जामिनेशन की डिमांड को समझना बहुत जरूरी होता है। किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी एस्पिरेंट जाता है, लेकिन मैं आपसे सिविल सर्विस वेस्ट बंगाल की मैं बात करना चाहूंगी कि कैसे एग्जामिनेशन की डिमांड को समझे एस्पिरेंट्स। मुझे लगता है एग्जाम की डिमांड को समझने के लिए सबसे अच्छा उपाय है जो सिलेबस को थॉरली स्टडी करना। सिलेबस ही एकमात्र ऑप्शन है। उसके बाद सबको जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है उसको थॉरली देखना चाहिए, बार बार रिविजन करना चाहिए। उससे ही पता चल जाता है कि ये जो एग्जाम है वो किस चीज में ज्यादा फोकस कर रहा है, और उसके हिसाब से ही सबको अपना अपना स्ट्रेटेजी को सेट करना चाहिए कि कौन सा पोर्शन ज्यादा पढ़े और कौन सा छोड़े। एग्जामिनेशन की डिमांड को अगर समझना है तो बहुत जरूरी है सिलेबस को आप अच्छे से समझें, लास्ट ईयर के पेपर्स को आप देखें कि किस तरीके से पेपर्स आ रहे हैं। हाँ, एकदम। देबांजन, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस की? हाँ, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मेरा स्ट्रैटेजी तो फुल्ली पहले तो सबका जो बेसिक होता है मैंने सिलेबस को देखा, उसके बाद जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर वो देखा। उसके बाद मैंने समझा कि कुछ कुछ पोर्शन है जहाँ से ज़्यादातर सवाल आता है हर साल, तो मैं वही पोर्शन को ज़्यादा फोकस किया। और एक बात तो सबको पता है कि इस तरह के सिविल सर्विस एग्जाम में किसी को पीएचडी करने की तरह की कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। हम लोगों को सभी तरह की नॉलेज की जरूरत होता है, लेकिन वो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो रहना चाहिए। कोई मास्टर्स की तरह डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। उसके हिसाब से मेरा जो पहला स्टेप था वो था बुक की शॉर्ट लिस्ट करना, क्योंकि एक बुक ज़्यादातर पढ़ने से जितना रिटेंशन होता है मुझे लगता है वो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे जो लैंग्वेज पेपर है बंगाली एंड इंग्लिश, वो उसमें ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है अगर किसी ने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्रेस किया। तो मैंने फोकस किया था कि लैंग्वेज में किस तरह ज़्यादा मार्क्स उठा सकूँ मैं। देबांजन, आपने बहुत ही अच्छे से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया कि लैंग्वेज पेपर एक बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज के सेक्शन में वो इतना ज्यादा मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं शायद ये लैंग्वेज पेपर का जो स्कोप है, अच्छा करने का स्कोप, वो मिस आउट हो जाता है। हम लैंग्वेज पेपर के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका दूसरे अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में क्या चेंजेस आपने अपने पैटर्न में किया, पढ़ाई में किया? पिछले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ और इस अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। पिछले अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन ना होने की पहली वजह थी जो मेरा एमसीक्यू में बहुत कम मार्क्स थे। तो मैंने मेरा एमसीक्यू को मार्क्स ज़्यादा करने के लिए मैंने बुक को बार बार रिविजन दी, और जो सिली मिस्टेक हुआ था पिछले साल उसको मिनिमाइज किया। और मेरा नेचुरली मेरा लैंग्वेज में
मेरा इंटरेस्ट पहले से ही था, क्योंकि मैं बचपन में ही कुछ लिखा करता था। इसके हिसाब से मेरा तो कॉन्फिडेंस था और मैं लैंग्वेज में अच्छा स्कोर हमेशा इससे ही करता था। दिबांशन, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि लास्ट अटेम्प्ट में एमसीक्यू थोड़ा वीक हो गया था। मैं सभी दर्शकों को बता दूं, और जो भी वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एस्पिरेंट है उनको ये पता ही होगा कि जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है 4, वो एमसीक्यूज होता है मेंस में, और उसके अलावा आपका जो लैंग्वेज और ऑप्शनल पेपर होता है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। दिबांजन, कैसे अपने मार्क्स इनहांस कर सकते हैं एमसीक्यूज में मेंस के लिए सब चारों जनरल स्टडीज के पेपर में? एमसीक्यू में मैं पहले बार जो गलती की थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि डब्ल्यूबीसी में सिर्फ वन लाइनर सवाल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैटर्न दिन के दिन चेंज होता जा रहा है और सब्जेक्टिव सवाल भी आ रहा है। तो मैंने जो स्टैंडर्ड बुक थे वो ज़्यादा थरोली पढ़ी, और इसमें जो हिस्ट्री के पोर्शन हम लोग पहले क्या करते थे, साल पढ़ते थे, लेकिन कोई भी ट्रीटी हो, ट्रीटी के अंदर जो चीज़ होता है वो भी अब पढ़ना चाहिए। मैंने जो 19 का अटेम्प्ट था उसमें मैं सारे के सारे ट्रीटी को अच्छे से कवर करने की कोशिश की। मतलब इस तरह के जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था वो भी मैं अच्छे से किया, और मैंने बुक को बार बार रिविजन दिया, और मैंने प्रीवियस ईयर की जो सवाल था वो ज़्यादा अच्छे से और एंड केयरफुली पढ़ा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होता है, तो वो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही एजिंग मार्क्स दे देता है कभी कभी। बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और ये सभी एस्पिरेंट्स को ये नोट करना चाहिए कि दिन पे दिन वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, और आप भी अच्छे से अक्वाइंट हो जाएं, क्योंकि आप इतने बड़े एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं। आप आपको और डीप में नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ आप ऊपर ऊपर ही नहीं पढ़ के जा सकते हैं कि एमसीक्यूज है सॉल्व हो जाएगा। यू हैव टू हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट द टॉपिक। एकदम। दिबांजन, अब हम आपसे बात करेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज पेपर में। तो आपने भी कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है। कैसे हाँ आपकी स्ट्रैटेजी रही थी, और आपने लैंग्वेज पेपर में कौन सा सब्जेक्ट चूज किया था? हाँ, पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लैंग्वेज में मार्क्स नहीं उठता, मैक्सिमम 200 उठता है और 220, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आरटीआई की जो कॉपी गूगल में मिलता है वो देखें तो लैंग्वेज में भी 300 मिल सकता है, किसी ने अगर अच्छे लिखे तो। और लैंग्वेज को ज़्यादातर अच्छा करने के लिए मुझे लगता है न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही एसेंशियल। न्यूज़पेपर रीडिंग के जो एडिटोरियल पोर्शन है उसमें हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे कोई चीज़ की एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ये हमको सीखने के लिए मिलता है। और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि किसी की लिखने की जो कला वो एक दिन में ग्रो अप नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं बचपन से ही न्यूज़पेपर पढ़ता था, और मैं नॉवेल भी पढ़ता था, सो मेरे जो वो इनबिल्ट हो चुका था, और उसका मैं बेनिफिट पाया एग्जाम में। फिर भी सब अगर कोई नया है तब भी उसको न्यूज़पेपर तो पढ़ना बहुत ही एसेंशियल है। और बंगाल सिविल सर्विस में इंग्लिश पेपर बहुत ही वाइटल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट की इंग्लिश बहुत वीक होता है, और मुझे लगता है कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे जरूरी पोर्शन होता है वो स्टॉक ऑफ वर्ड। और स्टॉक ऑफ वर्ड को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है जो न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसका एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना, और उसमें जो अननोन वर्ड होता है उसको कोई कॉपी में लिख के उसको हर रोज पढ़ना बहुत ही एसेंशियल है। और न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ने से हमें जो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की लिखने की कला भी थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाता है। दिबांजन, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए, और एक निरंतर प्रयास है लैंग्वेज पेपर का, आपने जैसे अपने एक्सपीरियंस से मेंशन किया। आपका क्या ऑप्शनल था लैंग्वेज में? मेरा बंगाली था, बंगाली मैंने चूज किया था एज आई एम बंगाली, और इंग्लिश तो कंपलसरी होता है। दिबांजन, आपकी ऑलरेडी आप बंगाल से बिलोंग करते हैं, आपकी मदर टंग भी बंगाली है। हाँ। और बहुत सारे और भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो बंगाली ही चूज करते हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, कैसे तैयारी करनी है, अपने आंसर्स को सबसे कैसे अलग करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वी चूज बंगाली बीइंग इन बंगाल। हाँ, ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसके लिए न्यूज़पेपर को पढ़ना, और न्यूज़पेपर में किस तरह का व्यूज दे रहा है। डिफरेंट न्यूज़पेपर अगर कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए एवं उसको समझना चाहिए कि उसका व्यूज क्या है, और उसी तरह का व्यूज एंड विथ पॉजिटिव अप्रोच। क्योंकि ये एग्जाम एज ए सिविल सर्वेंट एवरीवन
आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट। सो उसका एक पॉजिटिव अप्रोच रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड कोई भी आंसर लिखे तो पॉजिटिव वे से लिखे, एवं उसका जो अंत है वो हमेशा पॉजिटिव वे से ही होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में स्कोप रहता है कि पर्सनल व्यूज थे, उसमें सबको पर्सनल व्यूज देना बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही जरूरी होगा। दीपांजन, ये तो हमने बात कर ली मेंस में किस तरीके से तैयारी होनी है। अब हम पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ चलते हैं। इस बार 2019 का जो पर्सनालिटी टेस्ट था वो ऑनलाइन था। आपका कैसा हाँ, एक्सपीरियंस रहा? कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए इंटरव्यू में? मेरा एक्सपीरियंस मिक्स्ड एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं 2018 में भी एक बार दे चुका था इंटरव्यू। उस साल मेरा कुछ गलतियां थी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इंटरव्यू बोर्ड के जो पहले सवाल होते हैं उसमें कभी कभी चेयरमैन साहब और जो अदर मेंबर होते हैं वो चाहते हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिससे मेरा जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो चेक करने के लिए। मैंने पहले साल उस समय में थोड़ा वीक परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन इस बार मैंने भी चेयरमैन सर की एक भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन फिर भी हर सवाल के अंत में मेरा मुंह में स्माइल था और मैं पॉजिटिव वे से ही सारा सवाल चेयरमैन सर का हैंडल किया था। और उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो आंसर था, जो सेकंड मेंबर था उसके धीरे धीरे मेरा इम्प्रूवमेंट होता गया। एंड लास्ट की जो मेंबर थे वो तो बहुत ही सेटिस्फाइड थे मेरे आंसर से। एंड उसने एक टर्म यूज किया था जो मैं बंगाली में ही कहना चाहूंगा, कि मुझे तो बद ही नहीं किया जा सकता है, इस तरह की। मतलब मैं उसको कहीं जो अनएक्सपेक्टेड सवाल था उसका भी आंसर दे चुका था। अगर आप एक दो क्वेश्चन हमसे हमारे साथ शेयर करेंगे, आपसे क्या पूछे गए और उसको आपने कैसे आंसर किया? ऑल्दो इफ यू डिडंट आंसर इट एज रिक्वायर्ड, आपने कहा कि एक स्माइल थी हर आंसर के एंड में। हाँ, जैसे मुझे पूछा गया था कि फिलाटेली क्या है। तो वो तो मुझे मुझे पता था पहले, लेकिन उस वक्त मुझे याद नहीं था। और सर ने कहा तुम्हें ये भी याद नहीं है? तो मैंने कहा हाँ सर, इस वक्त तो मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन तब मुझे चेयरमैन सर ने डांट दिया था कि इस वक्त नहीं याद आ रहा है तो कुछ देर बाद याद आएगा। तब मैंने कहा नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। तब सर ने कहा कि अगर याद नहीं है तो कहो कि तुम नहीं आता है तुम। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे नहीं आता है, लेकिन एवरी आंसर वाज विथ स्माइल। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑल्सो। हम बहुत लोगों से भी सुनते हैं और आपके एक्सपीरियंस से भी सुन रहे हैं कि अगर आपको नहीं आता है तो आप उसमें घबराइए नहीं। आपके नॉलेज हाँ, का टेस्ट ऑलरेडी मेंस में हो चुका है एंड हो यू चुका हैव है। टू गिव योर बेस्ट एंड यू हैव टू एक्चुअली शो हाउ पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी दैट यू आर। क्योंकि जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी हमें सभी सवाल का आंसर नहीं पता होता है, और उसी सिचुएशन को हैंडल करना ही हमारे लिए चैलेंज होता है। और इसी चैलेंज को हम कैसे संभालें उसका ही टेस्ट होता है इस पर्सनालिटी टेस्ट में। दैट्स व्हाई इट इज पर्सनालिटी टेस्ट, नॉट एन इंटरव्यू। यस, वेरी करेक्ट। दीपांजन, भी हमने आपसे आपके एक्सपीरियंसेस की बात की। स्टडी आईक्यू किस तरीके से आपके जर्नी में यूजफुल रहा आपके लिए? मैंने स्टडी आईक्यू के टॉपर्स की जो वीडियोस होता है वो देखा था। उन लोगों का भी जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत ही हेल्प किया था। और जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होता है वो स्ट्रेटेजी हमको सुनना चाहिए, और वो सुन के ही जो हमारा पर्सनल स्ट्रेटेजी होता है उसको डिसाइड करना चाहिए। और इसीलिए मेरा जो स्ट्रेटेजी है उसको बिल्डअप करने के लिए मुझे स्टडी आईक्यू की जो इंटरव्यूज है वो बहुत ही हेल्प किया था। Dipanshan, coming to the last section of the interview, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट को इस एग्जामिनेशन के लिए? हाँ, मुझे लगता है ये जस्ट एग्जामिनेशन है, इसमें फेलियर होने की कोई, डरने की कोई बात नहीं है। अगर डर आ रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ये सबको याद रखना चाहिए। अगर डरते हो तो वो डर को अपनी पढ़ाई में दो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, तभी तुम जो दूसरे बच्चे हैं उससे ज्यादा अच्छा कर पाओगे। क्योंकि हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम की सीट बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन एस्पिरेंट बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है सबको डेडिकेटेडली पढ़ना चाहिए। और जो सोशल लाइफ है उससे थोड़े कुछ साल के लिए अगर डिटैच रहे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ फ्रेंड रहे जो तुमको हेल्प करे, वही रहे। बाकी सारे फ्रेंड फिर भी आएगा। अगर तुम सक्सेस हो गए तो सब लोग फिर से तुमसे मुलाकात करने के लिए जरूर आएगा। सो कुछ दिन के लिए तुम सबसे डिटैच रहो और अपने सक्सेस को ही एकमात्र लक्ष्य बनाओ।
यही मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। एंडिंग इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि डर के आगे जीत है, और अगर आपको इस एग्जामिनेशन में डर लग रहा है तो आप सारी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगाएं एंड मेक योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड एवरीबॉडी प्राउड. Thank you, Dibanjali, for डेफिनेटली joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you. Thank you, and the entire team wishes you all the very best.